हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक है, घर में भी सब लोग सुरक्षित है, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसीलिए आज मैं एक नई कविता लेकर आ रही हूँ आप लोगों के सामने, और उस कविता का नाम है व्रज की संध्या, और उनके रचक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। कविता शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब किताब निकाल लीजिए, कविता निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि किताब पढ़ने से ही हम लोगों को सामने रखने से ही पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या बोल रही हूँ, शब्द का अर्थ क्या है, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इसलिए जब भी आप लोग ऑडियो सुनेंगे हमेशा किताब सामने लेकर ही बैठिएगा। तो आज की जो कविता है ब्रज की संध्या, उस ब्रज की संध्या कविता के रचक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रूप में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हिंदी साहित्य जगत में सुपरिचित हैं। प्रियप्रवास महाकाव्य आपकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इस रचना को खड़ीबोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। हिंदी के आधुनिक कालीन कवियों में हरिओत जी अन्यतम श्रेष्ठ कवि है। हरिओत जी को हम लोग किस लिए सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्हें खड़ीबोली हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में उनका नाम लिया जाता है। हरिओत जी का जन्म सन 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। उनके माता पिता थे रुक्मिणी देवी और पंडित भोला सिंह उपाध्याय। हरिओत जी पहले मिडिल स्कूल में अध्यापक, फिर कानूनगो रहे। अवकाश प्राप्ति के पश्चात अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। 1947 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का निधन हो गया। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे। प्रख्यात कवि होने के साथ साथ वो उपन्यासकार, निबंधकार, समालोचक और इतिहासकार भी थे। प्रियप्रवास महाकाव्य तो है ही, इसके उपरांत भी पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, रस कलश, वैदेही बनवास आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये दोनों हरिओत जी के दो मौलिक उपन्यास हैं। प्रियप्रवास पर हरिओत जी को हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि प्रियप्रवास पर हरिओत जी को क्या प्राप्त हुआ था, तो आंसर होगा मंगला प्रसाद पारितोषिक। राष्ट्रीयता, समाज सुधार और विश्व मानव के कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत उनकी रचनाएं हमेशा प्रासंगिक बनी रहेंगी। प्रियप्रवास सिर्फ हिंदी की नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है। इसमें अपने राधा कृष्ण को आधुनिक युग के अनुरूप विश्व प्रेमी एवं विश्व सेवी के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी जो प्रियप्रवास महाकाव्य है उनमें मूल जो चरित्र है वो राधा कृष्ण ही है। और हमें जो आज कविता मिली है व्रज की संध्या, वो प्रियप्रवास महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रारंभिक अंश से ही लिए गए हैं। ये जो व्रज की संध्या है, ये जो कविता है, इसमें व्रज में जो प्रकृति की सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है, और साथ में व्रज के सबके आंखों का तारा श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो सब लोग खिल उठते हैं,
मनुष्य ही नहीं, बाकी प्राणी वर्ग ही नहीं, पूरे प्रकृति ही उनके आवाज़ से, बांसुरी की ध्वनि से खिल जाते हैं। तो उसी सौंदर्य को इस कविता में कवि ने प्रकाशित किया है। आइए देखते हैं। व्रज की संध्या। व्रज की संध्या शीर्षक के अंतर्गत संकलित चंद प्रिय प्रवास महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रारंभिक अंश से लिए गए हैं। शीर्षक के अनुरूप इन चंदों में संध्या समय व्रज के जल स्थल आकाश में बनने वाली निराली शोभा का वर्णन है। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि से व्रज की इस सांध्यकालीन शोभा को चार चांद लग जाते हैं। कवि ने बड़ी निपुणता के साथ प्रकृति का आकर्षक चित्रण प्रस्तुत किया है। इन काव्य पंक्तियों में संस्कृतनिष्ठ पदावली से सजी कलात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। व्रज की संध्या। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। विपिन विच विहंगम वृंद का, कलनिनाद विवर्धित था हुआ। ध्वनिमयी विविधा विहगावली, ओर रही नभ मंडल मध्य थी। अधिक और हुई नभ लालिमा, दश दिशा अनुरंजित हो गई। सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। झलकने पुलिनों पर भी लगी, गगन के तल की यह लालिमा। सरी सरोवर के जल में पड़ी, अरुणता अति ही रमणीय थी। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किरण पादप शीश बिहारिणी। तरणी बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य शनि शनि। ध्वनिमय करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। बज उठी मुरली इस काल की, तरनीजा तटराजित कुंज में। दिवस का अवसान समीप था। दिवस मतलब दिन, अवसान मतलब अंत, खत्म, समीप मतलब पास। लोहित लाल। तरुशिखा, तरुशिखा मतलब वृक्ष की चोटियाँ। राजती, राजती मतलब विराजमान। कमलिनी कुल बल्लभ, कमलिनी कुल बल्लभ सूर्य को बोलते हैं। मतलब सूर्य किसके प्रिय है? कमल के प्रिय है। लोटस जो होते हैं, कमल के प्रिय कौन है? सूर्य है। तो ये सूर्य को बोला गया है कमलिनी कुल बल्लभ। प्रभा मतलब किरण। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिन खत्म होने को आए हैं, संध्या होने को आए हैं, इसीलिए गगन, आसमान, आसमान धीरे धीरे लाल दिखाई दे रहे हैं। लाल क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जब सूरज डूबने वाले होते हैं तो सूरज की किरणें धीरे धीरे लाल प्रतीत होते हैं और उन्हीं किरणों के कारण चारों तरफ एक लाल रोशनी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान लाल हो गए हैं। तरो शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। और अभी ये जो सूर्य है, उनकी जो किरण है, प्रभा है, उनकी जो किरण है वो आकर कहाँ विराजमान हो गए हैं? तरो शिखा पर, मतलब वृक्ष की चोटियों पर। जब शाम होते हैं तब जब सूरज धीरे धीरे डूबने के लिए तैयार होते हैं, पहले वो सूरज लाल दिखाई देते हैं और उनकी जो रोशनी आकर गिरते हैं, जब आप लोग बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर आप लोग अगर देखोगे तो एक लाल रंग दिखाई देने लगेंगे। ऐसा लगता है कि सूरज की लाल रोशनी आकर ये जो तरु शिखा है, वृक्ष के ऊपर का जो हिस्सा है, उसमें आकर गिर रही है। विपिन विच बृहंगम वृंद का, कलनिनाद विवर्धित था हुआ। ध्वनिमयी विविधा विहगावली, ओर रही नभ मंडल मध्य थी।
और जब शाम होते हैं तो क्या होता है? एक तो सूरज डूबने लगते हैं, आसमान नीला से लाल रंग में परिवर्तित होते हैं। और जब शाम होते हैं तो क्या होते हैं? बाकी सब लौटे या ना लौटे, लेकिन चिड़िया हमेशा लौट आती है। जब सूरज के साथ ही चिड़ियों का जो जीवन परिक्रमा है वो सूरज के साथ ही चलते हैं। जब सूरज उगते हैं तब चिड़िया घोंसले को छोड़कर बाहर निकल आते हैं, और जब सूरज डूबने को लगते हैं तो चिड़िया झुंड में क्या होते हैं, अपने घर की तरफ वापस लौटती है। लेकिन वो चुपचाप नहीं लौटती। तो किस तरह से लौटती है? वो पूरी अलग अलग आवाज़ उठाकर, वो पूरी गूंज, उनकी जो चहचहाहट है वो सब कुछ चारों तरफ बिखेर जाती है। वो खुश हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि वो लोग बातें कर रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे, चिड़ियों को ऊपर से आते देखते थे, एकदम एरोप्लेन की तरह आते हैं, पूरा चहचहा कर आते हैं, तो हम लोग बोलते थे कि चिड़िया आपस में बात कर रहे कि कल हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे समय बिताएंगे, ये वगैरह वगैरह। असल में जब वो वापस आते हैं तो अपनी किलकारी से, अपनी गूंज से पूरा जो वातावरण है उसको रोमांचित कर लेते हैं, उसको और ज़्यादा सुंदर बना लेते हैं। विपिन, विपिन मतलब है विपिन सर? नहीं, विपिन मतलब है जंगल, अरण्य, फॉरेस्ट। विपिन मतलब जंगल को बोलते हैं। बृहंगम ब्रिंद, विहंगम मतलब चिड़िया, चिड़ियों का ब्रिंद, ब्रिंद मतलब समूह। कल निनाद, कल निनाद उनके जो आवाज़ है। विवर्धित मतलब बढ़ते जाना। कल निनाद धीरे धीरे बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। ध्वनिमयी, ध्वनिमयी मतलब अलग अलग ध्वनि गूंज उठते हैं। विविधा विहगावली, विविधा विहगावली मतलब पक्षियों की पंक्तियाँ। एक पक्षी होने से उसे विहग बोलेंगे और ज़्यादा होने से विहगावली। तो ये विहगावली मतलब पक्षियों का जो समूह है वो क्या करते हैं, अलग अलग झुंड बनाकर, अलग अलग आवाज़ ध्वनि करके उड़ रही नभ मंडल मध्य थी। आकाश के बीचों बीच, नभ मतलब आकाश, नभ मंडल आकाश के बीचों बीच वो उड़ रही थी। जंगलों के बीच में जो चिड़ियों का झुंड था, जब आसमान लाल प्रतीत होने लगते हैं तो उनको ये ज्ञात हो जाते हैं कि उनके लौटने का वक्त आ गया है। इसलिए सब लोगों की वो चिड़ियों की चहचहाना ज़्यादा हो जाते हैं और सब लोग एक झुंड बनाकर वापस अलग अलग ध्वनि करके, अलग अलग चहचहाकर कलरव से वो अपनी घोंसले की तरफ वापस आ जाती है। और जब वो उड़ती है तो आकाश के बीचों बीच उड़ती आती है। अधिक और हुई नभ लालिमा, दश दिशा अनुरंजित हो गई। सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। अधिक और हुई नभ लालिमा, नभ लालिमा मतलब नभ, आसमान और ज़्यादा लाल हो रहे हैं। दश दिशा मतलब चारों तरफ। अनुरंजित मतलब चारों तरफ मतलब गूंज उठना, अनुरंजित हर तरफ मतलब गूंज उठे हैं। वो लाल जो रंग है वो फैल रहे हैं। सकल पादप, सकल पादप मतलब वृक्ष, सकल और पादप दोनों वृक्ष का ही पर्यायवाची शब्द है। पुंज हरितिमा, हरितिमा मतलब हरियाली। अरुणिमा, अरुणिमा मतलब अरुणता जो लाल है वो। विनिमज्जित, विनिमज्जित मतलब डूब जाना, सी हुई। जब शाम धीरे धीरे ढलने लगते हैं, जब और ज़्यादा मतलब रात की तरफ, संध्या की तरफ वो चलते हैं तो आसमान और ज़्यादा लाल प्रतीत होने लगते हैं। अधिक और हुई नभ लालिमा, आसमान और ज़्यादा लाल हो रहा है। दश दिशा अनुरंजित हो गई, चारों तरफ ये जो लाल रंग है ज़्यादा से ज़्यादा फैल गए हैं। सकल पादप पुंज हरितिमा,
अभी ये लाल रंग इतना गहरा हो गए है कि थोड़ी देर पहले जो वृक्ष की हरियाली थी, हरियाली थी, ऐसा लगता है कि वो हरियाली अभी लाल रंग में, अरुणिमा मतलब लाल रंग में, अरुणिमा अरुण की रोशनी, जो लालिमा उनकी जो लाल रंग है, अरुण मतलब सूर्यदेव का एक अन्य नाम सूर्य का, तो अरुणिमा सूरज की जो रोशनी है, लाल रोशनी, उनमें जैसे उन्होंने डुबकी लगा दी है। मतलब हरे रंग के जो वृक्ष है वो अभी ऐसा लगता है जैसे वो भी लाल रंग में परिवर्तित हो गए हैं, वो भी आकर लाल रंग में जैसे डुबकी लगा दिए हैं। झलकनी पुलिनों पर भी लगी, गगन के तल की यह लालिमा, सरे सरोवर के जल में पड़ी, अरुणता अति ही रमणीय थी। झलकने पुलिनों पर भी लगी। पुलिन किसको बोलते हैं? नदी या तालाब के जो किनारा होता है, जो बैंक किनारा जो होता है उसको पुलिन बोला जाता है। गगन के तल की यह लालिमा, अभी ये जो सूरज की लाल रोशनी है, पहले आकर कहाँ गिर रही थी? ऊपर से आ रहे थे, तो पहले आकर जो वृक्ष है उसमें आकर गिर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो लाल रोशनी नीचे की तरफ आ रही है और आकर उसे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? जो नदी है, तालाब है, उनके किनारे जो रेतीला तट है उसमें भी वो लाल रंग गिर गई है। और साथ साथ जो जब धूल में वो रंग मिल रहे हैं तो एक चमक दिखाई देने लग रहे, एक झलक रहे हैं, और उसकी वो रंग आकर किनारे के नदी के जलाशय जो है, तालाब है, झील है, उसमें भी आकर गिर रहे हैं, पानी में भी वो प्रतिफलित हो रहे हैं। तो ये लाल रंग धीरे धीरे आकर नदी के किनारे और सरी सरोवर मतलब सरिता नदी, जल में पड़ी। धीरे धीरे लाल रंग आकर किनारे में गिरी, फिर उसकी परछाई आकर पानी में गिर गई, और वो जो सुंदर है, चारों तरफ जैसे लाल प्रतीत हो रहे हैं, अरुणता मतलब लाल, अति ही रमणीय थी। वो जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर थी, रमणीय थी, दिल को हरण कर लेने वाली थी, कवि का ऐसा कहना है। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किरण पादप शीश बिहारिनी, तरणी बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य शने शने। अभी ये जो लाल रंग है वही जाकर खत्म नहीं हो रहा है, धीरे धीरे प्रकृति धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं, प्रकृति धीरे धीरे संध्या की तरफ गमन कर रहे हैं, और इसीलिए सूरज का जो रंग है वो भी जो लाल रंग है, पहले बहुत ज़्यादा पतला था, लाइट कलर के थे, धीरे धीरे डार्क हो रहे हैं, गहरा हो रहे हैं। लाल ज़्यादा गहरा होने से भी काला प्रतीत हो जाते हैं, तो वो लाल रंग धीरे धीरे आकर कहाँ गिरने लगी? अचल के शिखरों पर। अचल किसको बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं। शिखर मतलब सबसे ऊंचा हिस्सा। किरण पादप शीश बिहारिनी, अभी जाकर अचल पर्वत के शिखरों पर जाकर भी वो जाकर गिर गई है। कौन गिर गई है? वो जो पहले, जिसने पहले वृक्ष के ऊपर विहार करके आए, वृक्ष के ऊपर से जो भ्रमण करके आए हैं, विहार करना मतलब भ्रमण करना, विहार करके आए, भ्रमण करके आए हैं, वो रोशनी आकर अभी जो पर्वत है उनके शिखरों पर भी जाकर चढ़ गई है। मतलब उनकी जो यात्रा है अभी खत्म होने वाली नहीं है। उसने पहले तरुशिखा पर भ्रमण की, उसके बाद आकर जलाशयों में भ्रमण की, उसके बाद आकर फिर अंतिम समय में आकर कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ चढ़ रहे हैं? पर्वतों के शिखरों पर। किरण पादप शीश बिहारिनी, वो किरण जो पादप के शीश पर, जो वृक्ष के शीश पर ऑलरेडी विहार करके आ रहे हैं। तरणी बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य शनि शनि,
अभी धीरे धीरे उसके बाद अचल के शिखरों पर चढ़ने के बाद ये टर्नी बिंब किसको बोलते हैं? सूर्य का गोला। अभी सूर्य एकदम सूर्य की तरफ अभी हम लोग खाली आंखों से भी देख सकते हैं। गोला इसलिए बोला है क्योंकि वो पूरा लाल रंग के हो गए, एक गोल मतलब बॉल की तरफ, ऑरेंज की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तिरोहित मतलब लुप्त हो जाना, विलीन हो जाना, तिरोहित हो चला। अभी जो सूर्य का जो गोला है, वो लाल रंग का जो गोला है, वो अभी तिरोहित हो गया है, वो अभी विलीन हो गया है। कहाँ? गगन मंडल मध्य शनि शनि। कहाँ तिरोहित हो गया है? गगन मंडल। गगन मंडल मतलब आसमान के बीचों बीच शनि शनि। शनि शनि मतलब धीरे धीरे। अभी धीरे धीरे देखते ही देखते ये जो सूर्य का गोला है, ये जो सूरज है, वो धीरे धीरे तिरोहित हो गए हैं, मतलब डूब गए हैं। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को, बज उठी मुरली इस काल ही, तरनी जा तटराजित कुंज में। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा मतलब, गिरी कंदरा का मतलब है पर्वत की गुफाएं। कलित कानन केली निकुंज को, कलित कानन मतलब कानन उद्यान, कलित सुंदर, कलित कानन मतलब जो सुंदर सुंदर उद्यान है वो। केली निकुंज को, निकुंज मतलब जो पार्क जो होते हैं, फूलों के जो बगीचा होते हैं। क्रियाएं करने के घने लता वृक्ष के झुरमुट वाले स्थान, जहाँ मतलब पार्क में ऐसे लताओं के झुरमुट होते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, सुंदर सुंदर। उसमें क्या करते हैं? जहाँ बच्चे खेलते हैं एक दूसरे में जाकर। सॉरी। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को, बज उठी मुरली इस काल ही। और ठीक उसी समय तरनीजा तट राजित कुंज में, तरनीजा तट मतलब यमुना के किनारे, राजित वही विराजमान या शोभायमान, कुंज में मतलब लताओं से आच्छादित स्थान। और अभी जैसे जैसे सूर्य तिरोहित हो गया, तब तो अंधेरा छा गया, लेकिन उसी समय क्या हुआ? ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को, अचानक ध्वनियों से गूंज उठी। कहाँ? व्रज के जो गिरी कंदरा है, जो पर्वतों की गुफाएं हैं, जहाँ खेलने के स्थान हैं, सुंदर उद्यान हैं, चारों तरफ एक गूंज उठने लगी। वो गूंज किसकी है? किसी बांसुरी की गूंज है। ध्वनिमय कर दे उसे, मतलब एक उत्साह जैसे मिल गई। बज उठी मुरली इस काल ही, और उसी समय क्या हो गया? ये जो मुरली है उस समय बज चुकी थी तरनीजा तटराजित कुंज में। कहाँ बज रही थी वो मुरली? यमुना के किनारे। तरनीजा मतलब यमुना, तट यमुना के तट, यमुना नदी के किनारे शोभायमान होकर, यमुना नदी के किनारे कोई बैठकर शोभायमान होकर, कुंज में लताओं से आच्छादित एक स्थान में कोई विराजमान होकर, शोभायमान होकर क्या कर रहे हैं? मुरली को बजा रहे हैं। और उस मुरली के गूंज से पूरे वातावरण में एक मतलब सुंदर जो शोभा है, वो शोभा मतलब बढ़ने लग गई है। उसी वातावरण, उसी मुरली के ध्वनि से चारों तरफ एक गूंज, एक किलकारी जैसे फैल गई है। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि से व्रज की इस सांध्यकालीन शोभा को चार चांद लग जाते हैं। मतलब प्रकृति है तो वैसे ही सुंदर। कवि का कहना ये है कि प्रकृति है तो वैसे ही सुंदर। प्रकृति हर एक काम सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से, बिना रुके, बिना थके, बिना हारे, हर वक्त अपना जो रूप है वो बदलते रहते हैं।
दिन होते हैं, रात होते हैं, फिर दिन होते हैं, रात होते हैं, लेकिन उसी के बीच अपने आप को धीरे धीरे बदलते रहते हैं। व्रज में भी वैसा ही हुआ था। सूरज अपना काम, दिन भर का काम कर कर वो डूब रहे थे, लेकिन जैसे ही संध्या समय विराजमान हो गए, थोड़ा अंधकार विराजमान हो ही रहे थे, तभी क्या हुआ, वैसे ही श्री कृष्ण, नंद का जो बेटा है, व्रज के जो दिलों की धड़कन है व्रजवासियों की, उन्होंने अपनी मुरली को बजाना शुरू कर दिया और उसी मुरली की गूंज से चारों तरफ जैसे फिर से दिन जैसा उजाला जैसे फैल गई हो, कवि की भाषा में जैसे चार चांद लग गई हो। तो ठीक है, लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। कविता को 2-3 बार अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये जो मैंने बोला है इसको आप लोग सुनकर लिख कर जाइए। मैंने हर एक स्टैंजा, हर एक स्तवक जो है, हर एक स्टैंजा का मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को भेजा है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। और नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग ये जो कविता है इसका जो प्रश्नोत्तर है उसके ऊपर आलोचना करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।